हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीपीएससी जीडीसी के एग्ज़ाम को लेके, इसके क्वेश्चन पेपर को लेके। तो जैसा कि आजकल मैं इसके प्रश्न पत्र आप सभी को करा रही हूँ, तो आज जो है इसके एग्ज़ाम के सन 2017 में जो परीक्षा हुई थी, ये 2017 में परीक्षा होने वाली थी, लेकिन ये परीक्षा जो है 2019 में ली गई थी। तो कहीं अगर आपको ये देखने में आता है कि 2019, तो कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ये 2017 की परीक्षा थी जो कि 2019 में ली गई थी। तो आज हम उसके प्रश्न पत्र पे चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मैंने आप सभी को 2008 में जो परीक्षा हुई थी और 2012-13 में जो परीक्षाएं हुई थी, ये तीनों प्रश्न पत्र भी मैं आप सभी को करा चुकी हूँ। उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ये यूपीपीएससी जीडीसी के नाम से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी ये प्रश्न पत्र देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न पत्र हम शुरू करते हैं कि 2017 में यानी 2019 में जो है कैसा प्रश्न पत्र इसका आया था। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक एक कथन सही है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता है। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन 1, सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। अगला है, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, ज्ञान परम ध्येयम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अहर्निशम सेवा महे योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगला है, ई कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। नगद धनराशि की आवश्यकता नहीं होती है, दुकान अथवा प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, धन श्रम और समय की बचत होती है, वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है, तो घर बैठे जो है जो कि ई कॉमर्स की अगर बात की जाए तो घर बैठे हम इंटरनेट के माध्यम से इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर क्रिया। तो इसका सही उत्तर है अव्यय को। अगला है, भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनि त्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है, भर्तृहरि, पाणिनि, पतंजलि या फिर कात्यायन। तो इसका सही उत्तर है भर्तृहरि। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है। तो इसका सही उत्तर है बघेली। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है वो बघेली आती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई हार्वेस्टिंग। तो इसका सही उत्तर है ई हार्वेस्टिंग, ये इंटरनेट से प्राप्त सुविधा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शब्द की परिभाषा है, तो शब्द की जो परिभाषा है सार्थक ध्वनि समूह है। अगला है, विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है। तो ये कथन जो है आचार्य वामन का है। ये अधिकतर जो है पूछा ही जाता है परीक्षा में, तो ऐसे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। ये प्रश्न भी कितनी बार परीक्षा में आ चुका है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोत्थित न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कथन जो है वो किसका है।
तो ये कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, व्यंग्य जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णे व्यंग्य प्रसंग। तो ये कथन जो है वो किस आचार्य का है? तो ये कथन जो है वो प्रताप शाही का है। अगला है, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो विरेचन सिद्धांत जो है वो अरस्तु के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? तो रस निष्पत्ति जो है वो आचार्य अभिनव गुप्त का दिया हुआ है। अगला है, रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की? तो ये जो है भट्टनायक का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, वयो अनुरूपम प्रथम वस्तुवेशो वीक्षानुरूपश्च गति प्रचारः। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन जो है आचार्य भरत मुनि का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? तो ये काव्यालंकार सूत्र जो है वो वामन की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभना करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन जो है आचार्य दंडी का दिया गया है। अगला प्रश्न है, अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। उक्त कथन जो है किस आचार्य का है? तो ये कथन जो है वो हेमचंद्र का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता का शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? तो ये प्रयोग जो है जॉन बार्थ के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। तो ये कथन जो है किस आचार्य का है? तो देखिए ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। परीक्षा में बहुत बार ये कथन आया हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। ये कथन जो है किस विचारक का है? तो ये कथन जो है इलियट का है। अगला है, अमीय झरत जचहु और सो, नयन ताप हरिलेत, राधा जो के वदन अस, चंद उदित कहि हेत। तो ये इस उक्त उदाहरण में जो अलंकार है वो हमें बताना है। तो इसमें जो है प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य शास्त्रों को उनके सिद्धांत से जो है सुमेलित करना है। तो देखिए आई.ए. रिचर्ड्स जो है वो उनका है मूल्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, टी.एस. एलियट निर्व्यक्तिकता सिद्धांत और कॉलरिज कल्पना सिद्धांत। तो इसका जो है ऑप्शन 1 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। तो गारसा दत्तासी के द्वारा जो है इसका सूत्रपात किया गया था। अगला प्रश्न है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो ये जो है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में उन्होंने ये कथन कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ जो है पूछा गया कि नहीं हुआ है, तो वो है पाहुड़ दोहा। अगला है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। तो संधा भाषा जो है
सिद्धों की भाषा को कहा गया है? अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति कालः सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? तो ये बात जो है किसके लिए कहा गया है? को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें सहृदयता और भावुकता न थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत से साहित्य लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो ये कथन जो है उन्होंने केशवदास के लिए कही थी। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? तो ये जॉर्ज गैरिसन का कथन है, उनकी पुस्तक है। अगला है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, अमावस के घरी झिलमिल चंदा पूनम के घरी सूर नाद के घरी बेंद गरजे बाजत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है? तो ये गोरखनाथ की जो है पंक्ति है, उनकी पुस्तक जो है उनसे लिया गया है, गोरखबानी से उनका पद है। अगला है, पृथ्वीराज रासों में कितने समय सर्ग हैं? तो इसका सही उत्तर है 69। अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने जो है बीजवपन काल जो है नाम दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है? तो आधार काल जो नाम दिया गया है वो मोहन अवस्थी के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब माना है? तो ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उनका कथन है। अगला प्रश्न है, लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है? लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है। लोक वार्ता का स्वरूप शाश्वत होता है। लोक वार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक होता है। लोक वार्ता साहित्यिक शैली में लिखी जाती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता है। अगला प्रश्न है, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था संत्रास कुंठा अंकित की गई है। व्यक्तिगत स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है इसके द्वारा श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा की गई है। अगला है, जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था? तो जकी उपनाम से जो लिखते थे वो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। अगला प्रश्न है, भविष्यत कथा के रचनाकार हैं? तो भविष्यत कथा जो है वो धनपाल की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का प्रभाव है, सही है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, सही है। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। अगला है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। तो ये भी कथन सही है, लेकिन इसका जो थर्ड है इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, ये कथन जो है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ये वाला। अगला है, सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो है इसको सुमेलित करना है। गोरखनाथ और उनका युग, ये किसकी पुस्तक है? रंगे राघव की। नाथ संप्रदाय, तो नाथ संप्रदाय जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ये पुस्तक जो है पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। सिद्ध साहित्य, ये धर्मवीर भारती की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं सदी के रचयिता हैं? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी की पुस्तक है।
आलोचनात्मक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही जनरल आए हुए हैं। ये सब प्रश्न बार बार जो है परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप पिछले वर्ष के अधिक से अधिक जो भी परीक्षाएं होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की, आप उन परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं उनको अधिक से अधिक मात्राओं में करें। यही मैं इसके लिए बता रही हूँ, परीक्षा के लिए जो आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुंभन दास तथा कृष्णदास, सूरदास तथा परमानंद दास, नंददास तथा चतुर्भुज दास, सूरदास तथा कृष्णदास। तो ये जो है नंददास और चतुर्भुज दास, ये कथन असत्य है क्योंकि ये विट्ठल दास के शिष्य थे, विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अगला है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। तो कलाकाल नाम जो है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा दिया गया है। तो देखिए आदिकाल के नामकरण पे काफ़ी सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो ये आप ज़रूर याद रख लीजिए। मैं फिर से करा दूंगी इस पे प्रश्न उत्तर भी। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प हैं? कर्णाभरण, याकूब खान, रतन हजारा, कुलपति, भाषाभूषण, जसवंत सिंह, रस रहस्य, मतीराम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भाषाभूषण जसवंत सिंह। ये एक सही है, बाकी सारे इसमें गलत है। अगला है, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह किसका कथन है? तो ये कथन जो है वो भिखारी दास का है। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है स्वामी हरिदास के द्वारा। अगला है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? तो बिहारी को जो है रीति सिद्ध कवि के रूप में माना जाता है। अगला है, तुलसी, बिहारी, मतीराम और वृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है। तो सतसई सप्तक की संकलनकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, देव माने जाते हैं। तो देव जो है वो रसवादी आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विट्ठल दास के शिष्य हैं। तो विट्ठल दास के जो शिष्य हैं वो है नंददास। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी के रचनाकार है। तो अनुराग बांसुरी जो है वो नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? तो संत काव्य की जो है उसमें नहीं है गुरु की महत्ता है, बाह्य आडंबर का खंडन ये भी बात है, रहस्यवादी भावना ये भी है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया, इन्होंने विरोध किया है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, सही है। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, तो ये कथन गलत है। सूफी जो थे वो दरबारी नहीं थे, बल्कि रीतिकाल के जो कवि थे वो दरबारी थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया था, सही है। इन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की, सही है। तो इसका दूसरा जो कथन है वो गलत है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये ब्रज भाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से तक टक्कर लेते थे। तो शुक्ल जी ने यह किस कवि के लिए कहा है? तो ये जो है बेनी प्रवीण के लिए कहा है। अगला है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ और विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है।
ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। तो शुक्ल जी ने ये कथन जो है किसके लिए कहा है? तो ये घनानंद के विषय में कथन कहा गया है। तो देखिए आप शुक्ल जी के जितने भी कथन हैं उनको ज़रूर पढ़िए। इस पे काफ़ी सारे प्रश्न जो है आते हैं कथन वाले, वो भी रामचंद्र शुक्ल जी के कथन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन, ये अधिकतर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा। देखिए प्रश्नों के साथ मैं ये भी बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप परीक्षा के लिए कर सकते हैं तैयारी। अगला है, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार का नाम है। तो ब्रजरस के जो रचनाकार हैं वो हैं राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो इसका सही उत्तर है उस्मान। गुरु शिष्य परंपरा जो है वो भी आप देख लीजिए कौन से किसके गुरु और शिष्य हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है चिंतामणि से माना है रीतिकाल का। अगला है, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो उस चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, कुतुबन, मृगावती और कासिम शाह हंस जवाहिर। अगला है, कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। तो इस पंक्ति के रचयिता है, तो ये धूमिल जी की पंक्तियां हैं। उनकी पंक्ति जो है ये कविता संसद से सड़क तक में ली गई है। अगला है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। तो इनमें से जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है ये भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, द्विवेदी युगीन कवि हैं, बाकी अन्य भारतेंदु युगीन है। अगला है, हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में हार गया। यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता से है? तो ये निराला जी की वनवेला कविता से ली गई है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र सही है, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्ति बोध सही है, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर ये भी सही है, टूटने का सुख अज्ञे ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला है, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। तो गिरजे का घंटा जो है सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता है। अगला है, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है। तो यशोधरा जो है एक चंपू काव्य है। अगला है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्दिग्ध है, यह उद्घोष है। तो यह महादेवी वर्मा जी का उद्घोष है। अगला है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? तो ये जो है शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ देखिए जितनी भी कविता की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं हैं हर युग की वो भी आपको ज़रूर देखनी है, मैं भी आपको करवा दूंगी, लेकिन आप भी अपने से इन चीज़ों पे ध्यान दें। तो मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ कौन कौन से टॉपिक इसमें आपको करने हैं। तो इसमें द्विवेदी युगीन को जो है कल्पना का अतिरेक ये नहीं है। अगला है, तो इसमें से जो है सही युग्म का चयन करना है। तो इसका जो सही युग्म है वो है ऑप्शन 3, सहचर है समय रामदरश मिश्र, ये सही है। अगला है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है किस अवधि सम्राट की रचना है? तो ये वंशीधर शुक्ल जी की रचना है। अगला है, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है?
तो प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञे जी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। अगला है द्विवेदी युगी निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। तो जयद्रथ वध जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य है, महाकाव्य नहीं है, बाकी सारे महाकाव्य हैं। अगला है रामदरश मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर है आग की हंसी। अगला है ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो ये पंक्तियां जो है कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो ये कामायनी के रहस्य सर्ग से ली गई है। अगला है प्रयाग राग रामागमन के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रेमघन। अगला है शस्त्र मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। तो ये जो पंक्ति है वो किस कृति से ली गई है? तो ये हरिवंश राय की मधु कलश से ली गई है। अगला है दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण जो है देखने को मिलता है? तो ये इसका सही उत्तर है कुरुक्षेत्र से। अगला है लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? तो लोकायतन जो है वो बाह्य परिवेश और अंतश्चित्त चैतन्य दोनों से दो खंडों में विभाजित है। अगला है ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ये एक उपन्यास है। अगला है हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। तो हरिवंश राय जो है वो हालावादी काव्य के प्रवर्तक हैं। अगला है जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संकलन है? तो ये उषा प्रेमवदा की रचना है। अगला है गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है। तो एक कृषक जीवन का जो है महाकाव्य इसको कहा गया है। अगला है अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर है बूंद और समुद्र, ये उनका पहला उपन्यास है। अगला है सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक हैं। तो ये वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। अगला है निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिवेशिक युग से है। तो इसका सही उत्तर है अनामदास का पोथा। अगला है व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये जो है गोपाल राम गहमरी जो है वो नहीं है, ये जासूसी उपन्यास लेखक थे। अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है लाला श्रीनिवास दास को जो है पहला उपन्यासकार माना है। अगला है निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। तो मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है सोना माटी, इसके जो है विवेकी राय इसके लेखक हैं। अगला है उपन्यास और उपन्यासकारों का एक युग में जो है अशुद्ध है। तो वो करवट जो है ये अशुद्ध है, बाकी सारे जो है ये सही है, ये भी सही है, वेदिन ये भी सही है, लेकिन ये जो युग्म है वो गलत है। इसका सही उत्तर यही है। ये जो करवट है वो अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। अगला है एक उपन्यास जो है नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है, अधोलिखित है। तो इसमें से जो है सात नदियाँ एक समुंदर, ये नासिरा शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? तो वो उनके उपन्यास जुलूस में है। अगला है प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। ये जो है कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार है। तो त्रिशंकु जो है वो मनु भंडारी की कहानी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो कमलेश्वर के द्वारा जो है
एक जो है पीली आंधी, ये कमलेश्वर का नहीं है। अगला है निम्नलिखित रचनाकारों और उनको सुमेलित करना है यहाँ पे आपको। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री का है। मायाविनी गोपाल राम गहमरी का है। पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद जी का है। अगला है पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। अगला है निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है, तो अभिनेता जो है वो रेखा चित्र का तत्व नहीं है। अगला है निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं का एक युग्म जो है वो सही नहीं है, तो करबला जो है वो उदय शंकर भट्ट का नहीं है, करबला प्रेमचंद जी का नाटक है। और बाकी सारे जो है वो सही है, ये गलत है और यही इसका सही उत्तर है। अगला है मुंतखबुत बारीक पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक है मुंशी सदा सुखलाल। अगले है स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है, तो स्त्री विमर्श में जो पिछले पन्ने की औरत शरद सिंह के द्वारा, ये जो है एक चर्चित उपन्यासकार है। अगला है नाटक और नाटककार का एक युग्म जो है अशुद्ध है, तो करबला प्रेमचंद का है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती सही है। रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा ये भी सही है। अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर ये जो है गलत है, अंजो दीदी जो है उपेंद्र नाथ अश्क का है। अगला है जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो जुलूस रुका है जो इसके लेखक हैं विवेकी राय। अगला है निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, तो महायोगी जो है शिव प्रसाद सिंह की रचना नहीं है, ये जो है गलत है, बाकी सारे सही हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला है डायरी साहित्य के संबंधित कमलेश्वर की कृति है, तो कमलेश्वर की जो कृति है डायरी से रिलेटेड वो है देश देशांतर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, तो वो है जगदीश गुप्त, क्योंकि ये जो है नई कविता के कवि हैं। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित आत्मकथा किसका है, तो सबसे पहले जो आत्मकथा की बात करें तो वो बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक जो है इसको पहला माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर वी रचित है, तो कमलेश्वर जी के द्वारा रचित आत्मकथा है जलती हुई नदी। अगला है नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, तो इस पंक्ति के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगला है जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है, अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, ये गलत है, कल्याणी जो है वो राजकुमारी है मगध की। अगला है भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो भाषा प्रतीक व्यवस्था है सही है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है सही है, भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, भाषा व्यवहार सामाजिक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, ये इसका उत्तर है। अगला है वर्तस्य ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है, तो ये कथन
सही है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर जो है वह है अनुच्छेद 351 में। अगला है, ड़ी ध्वनि है, तो ड़ी जो है वो मूर्धन्य ध्वनि है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवाह है? तो अंग अह जो है वो अयोगवाह ध्वनियां है। अगला है, निम्नलिखित में से एक युग्म जो है वो गलत है। लेखा परीक्षक ऑडिट जो है वो दुर्भिसंधि कॉलिजन सही है। संपत्ति कॉन्सेशंस सही है। रिश्वत ब्राइब सही है। लेखा परीक्षक जो है वो ऑडिट नहीं है, ऑडिटर होगा, तो ये जो है वो गलत है, मतलब इसका सही उत्तर यही है, ऑडिटर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाप्राण ध्वनियां हैं, तो महाप्राण ध्वनि है ढ और ध, ये महाप्राण ध्वनियां हैं। ऑप्शन 4 ये इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे प्रश्न पत्र। तो मैंने आप सभी को सारे प्रश्न पत्र जो है करा दिए हैं। यूपीपीएससी जीडीसी के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं और जो भी प्रश्न पत्र अभी तक आए हैं उन सबको मैंने आप सभी को आज के इस वीडियो में पूरा बता दिया है। और पिछले वीडियो के लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो आपकी जो क्वेश्चन पेपर वाला जो चीज़ था वो ख़त्म हो गया। मैंने आपको सारे क्वेश्चन पेपर इसके करा दिए हैं। अब जो है इसके सिलेबस जो भी है उस पर आएंगे, आपको उसकी एक एक चीज़ जो है वो करवाई जाएगी। और फिर भी किसी टॉपिक में आपको कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा, या किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि नए तरीके से या कुछ नया जो है वो किया जाए, किसी और विषय की तैयारी कराई जाए, किसी और चीज़ से संबंधित हिंदी साहित्य में, तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।